अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। हमारा आज का लेक्चर है विक्टोरियन पीरियड। तो लेट्स बिगिन। विक्टोरियन पीरियड का टाइम पीरियड है 1837 से 1901, यानी कि ये एज 1837 से 1901 तक रही है। अभी हम इस एज का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसे विक्टोरियन पीरियड क्यों कहते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले था जॉर्ज थर्ड, जो कि रोमांटिक के टाइम पर इंग्लैंड का किंग था। इसके बाद जॉर्ज थर्ड के बाद इसका बेटा जॉर्ज फोर्थ इंग्लैंड का किंग बना। जॉर्ज फोर्थ की डेथ के बाद जॉर्ज फोर्थ का भाई यानी कि जॉर्ज थर्ड का ही दूसरा बेटा विलियम फोर्थ इंग्लैंड का किंग बना। इसके बाद विलियम फोर्थ की 18 साल की एक भतीजी थी जिसका नाम था विक्टोरिया। इसके बाद विलियम फोर्थ की 18 साल की भतीजी विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बनी, यानी कि मलका बनी। तो इसी वजह से इसको विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त विक्टोरियन पीरियड में इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया, इस वजह से इसे विक्टोरियन पीरियड कहा गया। क्वीन विक्टोरिया ने तकरीबन 68 साल तक इंग्लैंड पर हुकूमत की। जब ये इंग्लैंड की क्वीन थी तो उस वक्त इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, यानी कि इंग्लैंड का जो मोनार्क है उसके पास पावर कम हो गई थी, उसके पास लिमिटेड पावर थी, लेस पावर थी। The 12 years from 1848 to 1860 of this age is called age of pre-referendum। इसके जो 12 साल हैं यानी कि 1848 से 1860 तक इस एज के उसको 12 साल को कहते हैं एज ऑफ प्री-रेफरेंडम, क्योंकि इस एज के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फॉलो किया था आर्ट फॉर्म्स को जो कि यूज़ होती थी रेफिल के पीरियड से पहले, यूज़ होती थी। और रेफिल का टाइम पीरियड है 1483 से 1520, यानी कि 1483 से 1520 में ये रेफिल पीरियड था। वो इस एज के जो इस टाइम पीरियड के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने उस आर्ट फॉर्म को फॉलो किया था जो कि रेफिल के पीरियड से पहले यूज थी। इस वजह से इन 12 साल को एज ऑफ प्री रेफिलिटीज कहा जाता है। दी लास्ट 2 डिकेड यानी कि 1818 से 1901 तक, यानी कि 1880 से 1901 तक के ये जो 2 डिकेड्स हैं, 20 साल हैं, उन्हें क्या कहते हैं डिकेडेंस, क्योंकि बिकॉज देयर वाज अ फॉल एंड डिके ऑफ द विक्टोरियन स्पिरिट। जो विक्टोरियन स्पिरिट थी वो फॉल हो रही थी, यानी कि उसकी अभी एंड हो रही थी विक्टोरियन स्पिरिट। अभी हम देखते हैं लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड का लिटरेचर, इसके लिटरेचर में क्या, इस एज में नावल्स ज़्यादा प्रोग्रेस हुए हैं। इस एज में फीमेल नावलिस्ट भी आई थी, नावल्स पर ज़्यादा इस एज में काम हुआ है। हमने देखा था कि पिछली एज में यानी कि रोमांटिक एज में पोएम्स ज़्यादा लिखे गए, लेकिन इस एज में नावल्स बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं विक्टोरियन नावल में सबसे बड़ा नाम आता है, जो ऑथर है जो विक्टोरियन नावल लिखता था वो था चार्ल्स डिकेंस। इसने अपना एक फेमस वर्क लिखा था, इसके फेमस वर्क दर्ज झेल हैं। द पिकविक पेपर्स, ये इसका पहला और सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है। इसके बाद आता आ टेल ऑफ 2 सिटीज़, ये इसका दूसरा नावल है। ओलिवर ट्विस्ट, ये भी इसका एक नावल है जो इसने लिखा था। ब्लैक हाउस, ये भी इसका एक वर्क है। हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स, ये भी इसका वर्क है, यानी कि इसका नावल है। अभी विलियम चार्ल्स डिकेंस के इनके मुकाबले में थे विलियम मैकबीथ थैकरे, यानी कि वो इसका मुकाबला कर रहे थे कि ये इतने फेमस है, मैं भी इतना फेमस हो जाऊं। तो उन्होंने एक नावल लिखा था वैनिटी फेयर, जो कि 1848 में इन्होंने पब्लिश करवाया। इसके बाद इन्होंने लिखा था दी वर्जिनियंस, ये भी एक नावल है जो कि इन्होंने 1859 में पब्लिश करवाया। उसके बाद थर्ड नावलिस्ट आती हैं मैरी एन इवांस, ये एक फीमेल थी जो कि अपने नाम से अपने नावल को अपने नाम से पब्लिश नहीं करती, किसी और के नाम से, यानी कि ये जो मैरी एन इवांस थी ये जॉर्ज इलियट के नाम से अपनी नावल को पब्लिश करवाती थी, क्योंकि उस वक़्त औरतों को इतनी इजाज़त नहीं थी कि वो अपने नाम से कोई चीज़ पब्लिश करवा सकें। तो ये जॉर्ज इलियट के नाम से अपने नावल पब्लिश करवाती थी। इसमें आता है इसके नावल्स में फेमस इसके नावल्स ये हैं एडम बेड, जो कि इन्होंने 1859 में पब्लिश करवा। दी मिल ऑन दी फ्लोर, जो कि इन्होंने 1860 में पब्लिश करवा।
सिलास मेरिनर, जो कि इन्होंने 1861 में पब्लिश करवाया। और सबसे जो फेमस वर्क है इनका वो है मिडल मार्च, जो कि समझकर सीरीज में पब्लिश हुआ है, पार्ट्स में पब्लिश हुआ है। 1871 से 1872 तक ये पब्लिश हुआ। इनका फेमस वर्क है वो है मिडल मार्च। इसके बाद इस एज में क्या है, 3 सिस्टर थी जिनको ब्रोंटी सिस्टर्स कहा जाता था। इन तीनों सिस्टर वो ये हैं, चार्ले ब्रोंटी, एमिली ब्रोंटी, एनी ब्रोंटी, ये 3 सिस्टर थीं। इन तीनों सिस्टर ने तो ज़्यादा नावल नहीं लिखे थे समझकर, इतने ज़्यादा नावल नहीं लिखे, लेकिन इनका एक एक नावल बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ था। जिस तरह एमिली ब्रोंटी का वदरिंग हाइट्स, चार्ले ब्रोंटी का जेन आयर और एनी ब्रोंटी का द टेनेंट ऑफ वाइटफॉल हॉल। ये एक एक नावल इन तीनों सिस्टर के बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। अभी ये जो थे ये सारे अर्ली नावलिस्ट थे। इसके बाद जो नावलिस्ट आते हैं वो एलिज़ाबेथ गास्केल, ये भी एक फ़ीमेल थी जिनको मिसेस गास्केल भी कहा जाता था। इनके फेमस वर्क ये हैं, मैरी बार्टन, जो कि इन्होंने 1848 में पब्लिश करवाया, क्रैनफोर्ड, जो कि इन्होंने 1853 में पब्लिश करवाया, नॉर्थ एंड साउथ, जो कि इन्होंने 1855 में पब्लिश करवाया। थॉमस हार्डी भी इस एज के मेजर नावलिस्ट थे। अभी थॉमस हार्डी के फेमस नावल्स हम देखते हैं। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये भी इनका फेमस नावल है, 1878 में इन्होंने पब्लिश करा। मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, ये भी इनका एक फेमस नावल है जो कि इन्होंने 1886 में पब्लिश करवाया। ट्रेस ऑफ द डी अर्बरवाइल्स, इस नावल को ये जो ट्रेस ऑफ द डी अर्बरवाइल्स है ये विक्टोरियन नावल के टॉप 5 नावल्स में आता है, 1891। इसके बाद आता है जॉर्ज मेरिडथ। इनके फेमस वर्क्स ये हैं, द ओरिजिन ऑफ रिचर्ड फेवरल, जो कि इन्होंने 1859 में यानी कि 1859 में पब्लिश करवाया। द इगोइस्ट, जो कि इन्होंने 1879 में पब्लिश करवाया था। इनके बाद आते हैं H.G. वेल्स, जो कि साइंस फिक्शन नावल लिखते थे, साइंस के ऊपर नावल्स लिखते थे, साइंस फिक्शनल नावल लिखते थे। जिस तरह के द टाइम मशीन, ये भी इनका एक साइंस फिक्शन नावल है। द इनविजिबल मैन, ये भी इनका एक साइंस फिक्शन नावल है। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इन्होंने 1898 में पब्लिश करवाया था। उसके बाद आता है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन का फेमस वर्क है द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर, ये इसका फेमस नावल है जो कि इन्होंने 1841 में पब्लिश करवाया था। अब हम इसके बाद देखते हैं विक्टोरियन पोइट्री। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें इस एज में इतनी ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखी गई। इस एज में नावल पर ज़्यादा काम होता है, लेकिन पोइट्री पर भी काम हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था। इस एज में पोइट्री में सबसे बड़ा नाम आता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिसको किंग ऑफ विक्टोरियन पोइट्री कहा जाता है, यानी कि जो विक्टोरियन पोइट्री जो उसका बादशाह कहा जाता है। ये का पोइट लॉरेट था यूके का विक्टोरिया के दौरे हुकूमत में, क्वीन विक्टोरिया के दौरे हुकूमत में। इसके फेमस वर्क्स में आता है पोएम्स, जो कि इन्होंने 1833 में पब्लिश करवाई थी। इन मेमोरियम, जो कि इन्होंने 1850 में पब्लिश करवाई थी। मोर एंड कुछ एंड अदर पोएम्स, जो कि इन्होंने 1855 में पब्लिश करवाई। इनको किंग ऑफ विक्टोरियन पोइट्री का, ये सबसे बड़ा लीडिंग पोइट था विक्टोरियन एज का। इसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ही इज़ फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे ड्रामेटिक मोनोलॉग। इस एज में क्या एलेजी और ड्रामेटिक मोनोलॉग पर बहुत ज़्यादा काम हो। पोइट्री में एलेजी और ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे गए हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये होता है कि ड्रामेटिक पोइट्री की एक ये टाइप है जिसमें क्या है जो पोइट्री जिसके एलिमेंट्स इसके होते हैं जो ड्रामे के ज़्यादा क्लोजली होते हैं, ठीक है। इसके फेमस वर्क ये हैं ड्रामेटिक लिरिक्स, जो कि इन्होंने 1842 में पब्लिश करवाई। मैन एंड वुमेन, जो कि इन्होंने 1855 में पब्लिश करवाई। ड्रामेटिक पर्सनल, जो कि इन्होंने 1864 में पब्लिश करवाई। इसके बाद आता है एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये क्या थी, वाइफ थी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक वाइफ थी। और ये फेमस विक्टोरियन एज के फेमस पोइट्स में इनका नाम है। मैथ्यू आर्नोल्ड, ये क्या एक पोइट भी थे और क्रिटिक, यानी कि क्रिटिसिज्म भी करते थे। इनके एसेज इन क्रिटिसिज्म, जो कि इन्होंने 1888 में पब्लिश करवाया। कल्चर एंड एनार्की, ये भी इनकी एक पोएम है
और कुछ अदर पोएम्स जो कि उन्होंने 1867 में पब्लिश करवाई। इसके बाद आता है ड्रामा। ड्रामे में भी काम हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा ड्रामे भी इस एज में काम नहीं हुआ। जिस तरह एलिज़ाबेथन के एज में, शेक्सपियर के टाइम पर ड्रामे में बहुत ज़्यादा काम हुआ, लेकिन इस एज में इतना काम नहीं। इस एज में ड्रामे में सबसे बड़ा नाम आता है W.S. गिलबर्ट। ये क्या जाने अपने एक कोलैबोरेशन वर्क, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक काम लिखा था, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, इनको याद किया जाता है। इन्होंने जो कोलैबोरेशन काम लिखा था वो लिखा था उन्होंने आर्थर सुलिवान के साथ, जो उन्होंने इनके साथ 40 कॉमिक ओपराज यानी कि 14 कॉमिक प्लेज इन्होंने उनके साथ लिखे थे। इनमें मोस्ट फेमस प्लेज आते हैं जिस तरह HMS पेनाफोर, ये भी इसका कोलैबोरेशन एक कॉमिक ओपरा है, यानी कि प्ले है, कॉमिक यानी कि कॉमेडीज़ है। दी प्राइवेट ऑफ पेंजेंस, ये इसके फेमस जो कोलैबोरेशन वर्क है आर्थर सुलिवान के साथ। अभी W.S. गिलबर्ट के बाद ड्रामे में दूसरा नाम आता है ऑस्कर वाइल्ड। ये क्या लेट विक्टोरियन ड्रामेटिस्ट था, यानी कि जो विक्टोरियन पीरियड ख़त्म होने वाला था उस टाइम के ये ड्रामेटिस्ट थे। इनका एक फेमस ड्रामा है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये इनका एक फेमस ड्रामा है। इसके बाद इस एज में चिल्ड्रन लिटरेचर भी लिखा गया। अभी हम देखते हैं कि चिल्ड्रन लिटरेचर क्या होता है। चाइल्ड लेबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंग्लैंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो रोमांटिसिज्म में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसकी वजह से चाइल्ड लेबर बढ़ रही थी, यानी कि बच्चों से काम करवाते, इंडस्ट्रीज में बच्चों से काम करवाते थे। जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे वो लोग बच्चों से भी काम करवाते थे, तो इस पर भी बहुत सारे राइटर्स लिखते थे। इस पर जो बहुत सारे राइटर्स लिखते थे, आथर्स लिखते थे। जो भी राइटर्स इस पर जो लिटरेचर लिखते थे उसको हम विक्टोरियन पीरियड में चिल्ड्रंस लिटरेचर कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर लिखते थे, इसी वजह से इसको चिल्ड्रंस लिटरेचर कहा जाता है विक्टोरियन पीरियड में। अभी ये क्या है, ये सारे चिल्ड्रन लिटरेचर के आथर्स थे। इनमें चार्ल्स डिकेन आता है, लुइस कैरोल आता है, डीना मोलोक क्रेग, जूलिया होरेशिया इविंग, F.W. फरर, ब्रेस ब्रिज हेमिंग, थॉमस ह्यूज, रिचर्ड जेफरीज, चार्ल्स किंग्सली, रुडयार्ड किपलिंग, एडवर्ड लेयर, जॉर्ज मैकडोनाल्ड, कैप्टन मैरी, हैना मोर, विलियम ब्राइटी रेंड्स, क्रिस्टीना रोजेटी, जॉन रस्किन, रॉबर्ट लुइस स्टीनसन, ऑस्कर वाइल्ड। ये तो सारे थे, ये सारे चिल्ड्रन लिटरेचर लिखते थे, यानी कि चाइल्ड लेबर के ऊपर, बच्चों के ऊपर लिखते थे कि इनसे काम नहीं करवाएं, इनको आप तालीम से दूर कर रहे हैं, ये किसी भी कंट्री का फ्यूचर होते हैं, इनको तालीम दें, इनसे आप काम नहीं करवाएं, उसके ऊपर ये लिखते थे। अब इसके बाद इस एज में क्या है, एक फेमस जो क्या अमेरिकन लिटरेचर भी डेवलप हुआ था। इस एज में अमेरिकन लिटरेचर बहुत ज़्यादा इस एज में डेवलप हुआ है। और जो अमेरिकन राइटर्स थे उन्होंने इस एज में ब्रिटिश राइटर को चैलेंज देना शुरू कर दिया, यानी कि उनको चैलेंज ललकारना शुरू कर दिया था। जो अमेरिकन राइटर्स थे वो रोमांटिक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, रोमांटिक्स ने उन पर बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। विक्टोरियन ने भी उन पर बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिकन राइटर्स पर रोमांटिक्स ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। अभी अमेरिकन नावल यानी कि अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं। इसमें अमेरिकन नावल इस एज में लिखा गया। जिस तरह अमेरिकन नावल जो डेवलप हुआ है अच्छी तरह से, वो नथियाल हॉथॉर्न के आने के बाद डेवलप हुआ है। नथियाल हॉथॉर्न एक बहुत ही अच्छे नावलिस्ट थे अमेरिकन लिटरेचर के, बहुत ही बड़े। इनका एक फेमस नावल है दी स्कारलेट लेटर, जो कि इन्होंने 1850 में पब्लिश करवाया था। इनके बाद अमेरिकन नावल में नाम आता है हरमन मेलवाइल। ये क्या थे, इनके फ्रेंड ऑफ नथियाल हॉथॉर्न। ये क्या नथियाल हॉथॉर्न के फ्रेंड थे, यानी कि उसका दोस्त था, और नथियाल हॉथॉर्न ने इसको बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किया था। ये नथियाल हॉथॉर्न से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए थे। इन्होंने अपना एक नावल लिखा था मॉडी डिक। ये इनका एक फेमस नावल माना जाता है। 1851 में इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। अभी इनके बाद नथियाल हॉथॉर्न
हरमन मेलवाइल के बाद क्या रियलिस्टिक फिक्शंस लिखे गए, यानी कि रियलिटी पर, जो रियल लाइफ पर जो फिक्शन लिखे गए, इनके बाद रियल लाइफ पर फिक्शन लिखे गए, उनमें नाम आता है, उनमें 2 राइटर्स का नाम आता है, मार्क ट्वेन और हेनरी जेम्स। मार्क ट्वेन ने जिस तरह लिखा था अपना एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवियर, जो कि इन्होंने 1876 यानी 1876 में पब्लिश करवाया। एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, जो कि इन्होंने 1884 में पब्लिश करवाया था। और दूसरे थे जो रियलिस्टिक फिक्शन लिखते थे, वो थे हेनरी जेम्स। ये क्या मेजर नावलिस्ट है, अमेरिका एक मेजर अमेरिकन नावलिस्ट है। हेनरी जेम्स ये एक मेजर अमेरिकन नावलिस्ट है। इनके फेमस नावल्स ये हैं, इनके फेमस नावल हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी द बोस्टोनियंस, जो कि इन्होंने 1886 में पब्लिश करवाया। द प्रिंसेस कैसा मैसीमा, ये भी इनका एक फेमस नावल है, जो कि रियलिस्टिक नावल है, 1886 में यानी कि 1886 में पब्लिश करवाया। इसके हम देखते हैं अमेरिकन पोइट्री। अमेरिकन पोइट्री में 2 ही बड़े नाम आते हैं पोइट्स के, एक है वाल्ट विटमैन और दूसरा है एमिली डिक्सन। एक है अमेरिकन पोइट्स है, लेकिन ये दोनों अमेरिकन पोइट्स है, लेकिन ये दोनों बहुत ही काफ़ी चेंज थे, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा चेंज थे। जिस तरह वाल्ट विटमैन एक वर्किंग मैन था, ट्रेवलर था और पोइट इन्वेटर, यानी कि काम करता था। ट्रेवलर यानी कि सफ़र करता था, घर से दूर रहता था, बाहर ज़्यादा घूमता फिरता था, सफ़र करता था। और पोइट इन्वेटर था, और इसका मेजर वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, ये इसकी एक मेजर वर्क है, यानी कि वाल्ट विटमैन की। अभी हम दूसरे नंबर पर आता है एमिली डिक्सन। ये एक फीमेल थी, एक अनमेरिड वुमेन थी, जो कि ज़्यादातर अपना टाइम घर में ही गुजारती थी। और इसकी जो पोएम्स थी, उसकी थीम ज़्यादातर डेथ और इमोरलिटी हुआ करती थी। ये दोनों ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ अमेरिकन ग्रेटेस्ट पोएट हैं। 19th सेंचुरी के ये अमेरिकन ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।